Hello, dear students. Welcome back to the channel and let us continue your chapter number 5 of class 11th geography. It is minerals and rocks. हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था और इसमें हमने सबसे लास्ट वाला पॉइंट पढ़ लिया था टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मेटेलिक मिनरल्स एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। इसके बाद हम लोगों ने ये एक फोटोग्राफ देखा था जिसमें मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स और एनर्जी मिनरल्स दिखाए हुए थे। इसमें हम लोगों ने समझ लिया था कि मेटेलिक मिनरल्स और नॉन मेटेलिक मिनरल्स में अंतर क्या होता है। इनमें मेटल्स होता है, इसमें मेटल नहीं होता है। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है रॉक्स। सॉरी, रॉक्स अपने क्रस्ट का, पृथ्वी का जो क्रस्ट है उसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। द अर्थ्स क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ रॉक्स। अपनी पृथ्वी का जो क्रस्ट है वो अलग अलग पत्थरों से बना है, चाहे वो रॉक इग्नियस हो, मेटामॉर्फिक हो या सेडिमेंट्री हो। अ रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल। व्हाट इज रॉक? रॉक इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स। 2 3 4 5 मिनरल्स मिलके रॉक बनते हैं। और मिनरल्स किससे बनते हैं? अलग अलग एलिमेंट से। तो सबसे पहले एलिमेंट्स से बनेंगे मिनरल्स और मिनरल्स से बनेगा रॉक। ओके, इसका मतलब हमें जितने भी मिनरल्स है वो रॉक्स के अंदर ही मिलते हैं। रॉक्स जो होते हैं वो हार्डेस्ट से लेकर सॉफ्टेस्ट, सबसे हार्ड और सबसे सॉफ्ट, हमने पिछले वाली वीडियो में पढ़ा था। हमने डिग्री दी थी 1 डिग्री 2 डिग्री। हार्डेस्ट रॉक जो होता है उसको 10 डिग्री पे रखा था, दैट इज डायमंड। और सॉफ्टेस्ट सॉफ्टस्टोन या टैल्क, उसको हमने नंबर 1 पे रखा था। ओके, फॉर एग्जाम्पल ग्रेनाइट इज द हार्ड एंड सोपस्टोन इज सॉफ्ट। ओके, सोपस्टोन जो होता है वो सॉफ्ट रॉक होता है। गैब्रो एक इग्नियस रॉक का प्रकार है। गैब्रो इज ब्लैक। कलर देखिए, रॉक्स के कलर भी अलग अलग होते हैं, सॉफ्टनेस कम ज्यादा हो सकती है ना। तो कलर भी उसका एक फीचर है। लश्चर, चमक एक उसका फीचर है। गैब्रो इज ब्लैक एंड क्वार्ट्जाइट कैन बी मिल्की व्हाइट। क्वार्ट्जाइट एक मिल्की व्हाइट प्रकार का उसकी चमक होती है। रॉक डू नॉट हैव डेफिनेट कंपोजिशन ऑफ मिनरल कॉन्स्टिट्यूट्स। रॉक में हम ऐसा बोल नहीं सकते कि इसमें एक ही मिनरल है, 2 ही मिनरल है। उसमें कोई डेफिनेट मिनरल कंपोजिशन नहीं है, कोई भी 2 4 5 6 मिनरल उसमें मिक्स हो सकते हैं, है ना। फेल्सपर एंड क्वार्ट्ज आर द मोस्ट कॉमन मिनरल्स फाउंड इन रॉक्स। हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था कुछ 8 या 9 कॉमन मिनरल्स है जो रॉक्स में मिलते हैं, है ना। मैं आपको एक और बार लगे तो दिखा देता हूँ जो सबसे ज्यादा कॉमन मिनरल्स होते हैं जो रॉक्स में हमें आसानी से मिल जाते हैं। जरा 2 3 वीडियो पीछे जाएंगे, ये देखिए 9 मोस्ट कॉमन रॉक फार्मिंग मिनरल्स। ये हमने पिछले वाली वीडियो में पढ़ा था। फेल्सपर, ओलिविन, क्ले, देन पायरोक्सिन, डोलोमाइट, ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स है जो आपको मैक्सिमम रॉक्स में मिलेंगे, है ना। सॉरी, अब हमारा जो पॉइंट चल रहा था रॉक्स। रॉक्स की स्टडी करने वाला जो सब्जेक्ट होता है उसको पेट्रोलॉजी कहते हैं। ओके, और जो लोग रॉक्स की स्टडी करते हैं उनको पेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। सब्जेक्ट इज पेट्रोलॉजी, और जो लोग रॉक्स के सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं वो दैट इज कॉल्ड पेट्रोलॉजिस्ट, है ना। पेट्रोलॉजिस्ट स्टडीज रॉक इन ऑल देयर एस्पेक्ट्स। लाइक पेट्रोलॉजिस्ट रॉक के बारे में कौन सी चीजों की स्टडी करते हैं? तो मिनरल कंपोजिशन, पहले वो रॉक्स में कौन से मिनरल है इसकी स्टडी करते हैं, है ना। फिर उसका टेक्सचर क्या है? टेक्सचर मतलब रॉक्स के अंदर जो पार्टिकल्स है, रॉक्स के अंदर जो अलग अलग प्रकार के पार्टिकल्स है वो छोटे हैं, बड़े हैं, मीडियम साइज के हैं, टेक्सचर। फिर उसका स्ट्रक्चर, रॉक्स के अंदर लेयर्स भी होते हैं, है ना। जो सेडिमेंट्री रॉक होता है उसमें लेयर्स होते हैं ऐसे, तो ये लेयर्स की स्टडी करना मतलब वहां पे स्ट्रक्चर की स्टडी करना। फिर उसके बाद रॉक का ओरिजिन कैसे हुआ है, क्या वो इग्नियस रॉक है, क्या वो मेटामॉर्फिक रॉक है, या फिर वो सेडिमेंट्री रॉक है। ऑकरेंस, कितनी डेप्थ में मिलता है, कितनी ऊंचाई पर या डेप्थ में रॉक है। अल्टरनेशन, ओके, देन रिलेशनशिप विथ अदर रॉक्स। अल्टरनेशन, उसमें मेटामॉर्फिज्म हुआ है कि नहीं हुआ है, वो रॉक बदल तो नहीं गया, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के लेयर्स वगैरह, और उसका दूसरे रॉक्स के साथ क्या रिलेशन है। इन सारी चीजों की स्टडी करने वाले लोगों को कहते हैं पेट्रोलॉजिस्ट। ओके, अब रॉक्स की अगर बात करेंगे तो रॉक्स का और लैंडफॉर्म्स का बहुत ही क्लोज रिलेशन है। अगर हम कहीं पे माउंटेन देखते हैं इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई प्रकार का रॉक होगा, है ना। कोई ना कोई प्रकार का रॉक होगा। अगर कहीं पे हमें प्लेटू दिखता है इसका मतलब उसके अंदर कोई इग्नियस रॉक हो सकता है। प्लेन लैंड अगर है तो वहां पे एलिवियल सॉइल होगी या फिर वहां पे सेडिमेंट्री रॉक हो सकता है। तो रॉक्स का और इस तरह के लैंडफॉर्म्स का रिलेशन है ना। रॉक्स और सॉइल का भी रिलेशन है। अगर बेसॉल्ट नाम का रॉक है तो उसके ऊपर बनने वाली जो सॉइल होती है वो रेगुर या ब्लैक सॉइल होती है ना। सॉरी, अ जोग्राफर रिक्वायर्स बेसिक नॉलेज ऑफ रॉक्स। देखिए रॉक्स इतने इंपॉर्टेंट है, रॉक से हमें लैंडफॉर्म समझने में आसानी होती है क्योंकि उनका रिलेशन है।
रॉक्स की मदद से हम सॉइल के बारे में समझ सकते हैं। इसलिए जो जोग्राफर है, जो जियोग्राफी की स्टडी करता है, उनको रॉक्स के बारे में नॉलेज होना ही चाहिए, है ना। टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ फॉर्मेशन, रॉक्स के जो टाइप्स है वो उसके फॉर्मेशन के बेसिस पे है कि वो रॉक बना कैसे। तो सबसे पहला प्रकार होता है उसका इग्नियस रॉक। इग्नियस इग्नियस आग, आग से बनने वाला, आग से बनने वाला मतलब लावा, लावा या मैग्मा से बनने वाला। लावा और मैग्मा बहुत गर्म होता है, जमीन के अंदर से आता है, हमने पहले पढ़ा है कि लावा एंड मैग्मा इज अ मोल्टन मटेरियल विच कम्स आउट फ्रॉम मेंटल। पृथ्वी का जो मेंटल का एरिया है उस मेंटल में से लावा या मैग्मा बाहर आता है। तो ये आग की तरह गर्म होता है, अग्निजन्य, इसको अग्निजन्य खड़क भी कहते हैं। अग्नि की तरह, इग्नियस अग्नि की तरह होता है और सॉलिड होता है। पहले वो लावा ठंडा होता है और सॉलिड होने के बाद फिर वो रॉक बन जाता है। यही इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक बनता है। इग्नियस रॉक के टूटने के बाद अलग अलग लेयर्स में सेडिमेंट्री रॉक बनता है। इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक भी कहते हैं और सेकेंडरी रॉक मतलब सेडिमेंट्री रॉक। द रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स बाय एक्सोजीनियस प्रोसेसेस। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये जमीन है और इधर ऐसे उतार है ना। तो यहाँ पे अगर इग्नियस रॉक है तो सनरेज की वजह से, बारिश की वजह से इसके टुकड़े हो जाएंगे छोटे छोटे। तो टुकड़े होने की प्रोसेस को हम कहते हैं वेदरिंग। ओके। और वेदरिंग होने के बाद ये जो मटेरियल है जिसको हम वेदर्ड मटेरियल बोलेंगे, ये वेदर्ड मटेरियल पानी के साथ, हवा के साथ बहकर यहाँ पे नीचे एक एक लेयर में इकट्ठा हो जाता है और ये लेयर कुछ दिनों के बाद रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। इसलिए ये सेडिमेंट्री रॉक कहलाता है, क्योंकि ये जो पत्थर टूटता है, टूटने के बाद ये सेडिमेंट बनता है और ये सेडिमेंट एक जगह से दूसरी जगह जाके उसके रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, सेडिमेंट्री रॉक। ओके। और एक्सोजेनिक प्रोसेसेस मतलब रेनफॉल, टेम्परेचर, इनके द्वारा वो टूटता है। मेटामॉर्फिक रॉक एक तीसरा प्रकार का रॉक है। सेडिमेंट्री से भी मेटामॉर्फिक बनता है और इग्नियस रॉक से भी मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। मेटामॉर्फिक रॉक मतलब रूप बदलने वाला, जिसका पूरा रूप ही बदल जाता है रॉक का, है ना। रूपांतरित खड़क उसको कहते हैं, रूपांतरित। फॉर्म्ड आउट ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक्स अंडरगोइंग रिक्रिस्टलाइजेशन। उसके अंदर जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, उनका रूप ही बदल जाता है, रिक्रिस्टलाइजेशन होता है। वो जो क्रिस्टल्स है वो दोबारा उनका वहां पे संगठन होता है, दोबारा वो वहां पे तैयार होते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन। डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इग्नियस रॉक से। इग्नियस रॉक कैसे बनता है, हमने पढ़ा है कि जमीन के नीचे टेम्परेचर बढ़ता है और नीचे टेम्परेचर बढ़ता है तो नीचे लावा है, वो लावा जमीन के ऊपर आता है। जमीन के ऊपर आके वो ठंडा होता है लावा कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, और ठंडा होने के बाद उसी लावा से जो रॉक बनता है दैट इज इग्नियस रॉक, है ना। सो मैग्मा एंड लावा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ दे आर नोन एज प्राइमरी रॉक्स। जमीन के अंदर से लावा या मैग्मा बाहर आता है और वो लावा और मैग्मा जमीन पे आके कभी कभी वो जमीन के अंदर भी ठंडे हो जाते हैं, है ना। जमीन के अंदर भी वो इंट्रूसिव रॉक्स होते हैं, इंट्रूसिव जमीन के अंदर, और ये जमीन के बाहर आके अगर ठंडा हुआ तो एक्सट्रूसिव, है ना। तो ये प्राइमरी रॉक है, सबसे पहले यही बनता है। द इग्नियस रॉक्स, इग्निस इन लैटिन, ये लैटिन भाषा में, जो यूरोप की लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा में इग्निस मतलब फायर, और लावा और जो मैग्मा होता है वो आग की बराबरी का होता है। आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज, जब ये मैग्मा ठंडा हो जाता है, या लावा उसको हम बोलते हैं। जमीन के नीचे अगर है तो मैग्मा, ऊपर आ गया तो लावा। जब ये ठंडा हो जाता है, सॉलिड बनता है और फिर वो पत्थर बन जाता है ना। और उसी के अंदर हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, मेटल्स मिलते हैं। व्हेन मैग्मा इन इट्स अपवर्ड मूवमेंट कूल्स एंड टर्न्स इनटू सॉलिड फॉर्म इट इज कॉल्ड इग्नियस रॉक। जब वो ऊपर आता है लावा या मैग्मा, तो ऊपर आने के बाद या तो जमीन के नीचे ही ठंडा हो जाता है या ऊपर आके ठंडा होता है, तब जाके उसको हम इग्नियस रॉक कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन, धीरे धीरे देखो वो कूल होता है, ठंडा होता है और सॉलिड होता जाता है। कैन हैपन इन अर्थ्स क्रस्ट और ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखो पृथ्वी का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा, ये अपनी पृथ्वी, सबसे ऊपर वाला जो लेयर है वो क्रस्ट है। तो मैक्सिमम जो रॉक्स होते हैं ना वो क्रस्ट में बन जाते हैं, है ना। या फिर कभी कभी सरफेस के ऊपर आके वो लावा ठंडा होता है। इग्नियस रॉक्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन टेक्सचर। इग्नियस रॉक जो होता है ना वो टेक्सचर के बेसिस पे अलग अलग प्रकार से हम उसके क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे अगर वो लावा जल्दी ठंडा हो गया, या फिर लावा धीरे धीरे ठंडा हुआ, या फिर लावा मध्यम स्पीड से ठंडा हुआ, है ना। तो टेक्सचर मतलब उसके अंदर वाले दाने, पत्थर के अंदर जो पत्थर को अगर हम तोड़ते हैं तो अलग अलग टुकड़े निकलते हैं ना। तो जो पत्थर मजबूत होता है उसके अंदर ज्यादा टुकड़े नहीं निकलते, लेकिन जो पत्थर कमजोर होता है उसके अंदर ढेर सारे छोटे 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 पीसेस निकलते हैं। तो चलो देख लेते हैं टेक्सचर। टेक्सचर मतलब पत्थर के अंदर वाले ग्रेन, दाने।
टेक्सचर डिपेंड्स अपॉन साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ ग्रेन्स, देखिए ग्रेन्स और अदर फिजिकल कंडीशंस ऑफ द मटेरियल। जो टेक्सचर होता है ना, मतलब पत्थर के अंदर जो अरेंजमेंट है छोटे छोटे पार्टिकल्स का, दानों का, दैट इज टेक्सचर। अब देखिए, लावा जब निकलता है तो वो कैसे ठंडा होता है, इस पर रॉक की स्ट्रेंथ डिपेंड है। इफ मोल्टन मटेरियल इज कूल्ड स्लोली, ये वर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लोली। ये जो जमीन में से लावा निकलता है ना, ये जमीन, और ये नीचे से लावा निकल रहा है, ये लावा जब जमीन के ऊपर आता है और नेचुरली धीरे 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 ठंडा होता है, नेचुरली। ओके, अगर वो जमीन के नीचे भी रहे, है ना, जमीन के नीचे है और नेचुरली धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, ग्रेट डेप्थ, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त मिनरल ग्रेन्स में बी वेरी लार्ज। इस पत्थर के अंदर जो दाने बनेंगे, क्रिस्टल्स बनेंगे, वो बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े, और ये रॉक मजबूत होता है। मतलब जो रॉक धीरे धीरे ठंडा होता है वो रॉक मजबूत होता है, और क्रिस्टल्स, उसके अंदर वाले दाने बड़े होते हैं, है ना। अगर सडन कूलिंग हो, अगर वो लावा जल्दी ठंडा हो जाए, ऊपर आके सरफेस पर आके, ये देखिए ऊपर आने वाला, ये सरफेस पर आने वाला, अगर जल्दी ठंडा हो जाए, कभी कभी क्या होता है, लावा निकलता है और बारिश शुरू हो जाती है, लावा निकलता है और स्नोफॉल स्टार्ट हो जाता है, तो इससे क्या होगा, ये लावा जल्दी ठंडा हो जाएगा। जल्दी ठंडा हो जाएगा तो वो कमजोर बनता है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनते हैं, थोड़ा सा भी हम जोर से पटकेंगे उसको तो टुकड़े निकलने लग जाते हैं, स्मूथ ग्रेन, छोटे छोटे उसमें दाने बन जाते हैं, है ना। तो लावा लावा अगर स्लो ठंडा हुआ तो मजबूत रॉक बनता है, और जल्दी ठंडा हो गया तो कमजोर रॉक बनता है। अगर उसका स्पीड मध्यम है, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कंडीशंस ऑफ कूलिंग वुड रिजल्ट इन इंटरमीडिएट साइज ऑफ ग्रेन, दानों की साइज भी इंटरमीडिएट रहती है। तो देखो, धीरे अगर ठंडा रहा हुआ तो दानों की साइज बड़ी, जल्दी ठंडा हो गया तो दानों की साइज छोटी, अगर मध्यम स्पीड में ठंडा हुआ तो दानों की साइज भी मीडियम, है ना। तो इग्नियस रॉक के कौन से प्रकार है, तो ग्रेनाइट, गैब्रो, पेग्मेटाइट, बेसॉल्ट, ये सारे, देन होल्केनिक, ब्रेसिया एंड टफ, ये कुछ इग्नियस रॉक के प्रकार है, आगे हम पढ़ेंगे और, है ना। ये देखिए इग्नियस रॉक के आपको ढेर सारे प्रकार मिलेंगे। ये बेसॉल्ट सबसे ज्यादा फेमस है अपने महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और गुजरात में। अगर हम इंडिया का मैप इस तरह से ड्रॉ कर ले यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हमारा नर्मदा नदी के नीचे वाला जो हिस्सा है वो पूरा बेसॉल्ट फ्लो से भरा हुआ है। बेसॉल्ट फ्लो हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में, 2 में पढ़ा था शायद हमने, है ना। तो बेसॉल्ट फ्लो जो होता है, वोल्केनिक इरप्शन जो होता है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो बेसॉल्ट में जो लावा निकलता है बहुत पतला होता है और पूरी एरिया को कवर कर लेता है, तो ये बेसॉल्ट वहीं से बनता है। ये गैब्रो देखिए एक और है, ग्रेनाइट नाम का पत्थर है ना। तो ये अलग अलग, ये देखिए टफ, है ना। तो ये अलग अलग प्रकार के इग्नियस रॉक है, इनके कलर अलग अलग है, इनके क्रिस्टल्स अलग अलग है, क्योंकि इनकी डेप्थ, ठंडा होने का स्पीड, ये सब पे इनके प्रकार डिपेंड होते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक बनता है, मैंने पहले ही बता दिया, एक और बार दिखा देता हूँ यहाँ पे नीचे फिगर ड्रॉ करके। इमेजिन करो कि इस तरह का स्लोप है यहाँ पे, है ना, ये ऊपर इग्नियस रॉक है बड़ा सा। तो कुछ एटमॉस्फेरिक एजेंट्स होते हैं जैसे रेनफॉल, सनरे, इनकी वजह से ये इग्नियस रॉक टूटता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, उस प्रोसेस को कहते हैं वेदरिंग। अब ये जो वेदर्ड मटेरियल है जिसको हम सेडिमेंट भी कहते हैं, ये बारिश के साथ बहकर यहाँ नीचे आ जाता है और एक एक लेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। तो ये नीचे वाला लेयर, उसके ऊपर एक और लेयर, उसके ऊपर एक और लेयर, तो लेयर का वजन पे वजन पे वजन बढ़ता जाता है, और फाइनली ये जाके सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है, ठीक है। तो सेडिमेंट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेडिमेंटम विच मीन्स सेटल। ये देखो एक एक लेयर सेटल हो गया ना, इससे सेडिमेंट्री का अर्थ होता है सेटल होना। ओके, अब रॉक्स की अगर बात करेंगे, रॉक्स आर एक्सपोज टू डेन्यूडेशनल एजेंट। ये देखिए, ये जो रेनफॉल होता है, ये जो टेम्परेचर है, या फिर विंड है, या फिर बारिश का जो पानी है, उसकी वजह से ये जो मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह बहता है तो जो उस मटेरियल को बहाकर ले जाता है उनको हम कहते हैं डेन्यूडेशनल एजेंट्स। तो कौन कौन है डेन्यूडेशनल एजेंट्स, विंड, रेनफॉल, सरफेस रन ऑफ, जो पानी होता है ना नदी का, वो डेन्यूडेशनल एजेंट है। डेन्यूडेशन मतलब वेदरिंग और इरोजन दोनों प्रोसेस को मिला के डेन्यूडेशन कहते हैं। पत्थर को तोड़ना मतलब वेदरिंग, और उस टूटे हुए मटेरियल को कहीं और ले जाना मतलब इरोजन, दोनों को मिला के कहते हैं डेन्यूडेशन। ओके, एंड आर ब्रोकन अप इनटू वेरियस साइज ऑफ फ्रेगमेंट्स। ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे अलग अलग साइज के टुकड़े बनते हैं, और वो टुकड़े बहकर दूसरी जगह जाके लेयर्स पे लेयर्स पे लेयर्स जम जाते हैं, और बाद में वो बन जाता है सेडिमेंट्री रॉक। सच फ्रेगमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय डिफरेंट एक्सोजेनिक एजेंसीज। अभी मैंने बताया ना, विंड, सरफेस रन ऑफ, ग्रेविटी भी है, स्लोप है, इनके कारण वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होकर डिपॉजिट हो जाते हैं,
और फिर उनमें रॉक्स बनते हैं। इन सेडिमेंट्री रॉक के अंदर लेयर्स होते हैं, जैसे पहला लेयर बना, कुछ सालों के बाद और मिट्टी आई, दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर, फिर चौथा लेयर। इसको लिथिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि उसमें ढेर सारे लेयर्स बन जाते हैं और ये जो सॉइल है, ये सॉइल एक के ऊपर एक के ऊपर एक, लिथिफिकेशन, एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर बनते ही जाते हैं, तो ये डिपॉजिट होते जाते हैं। इस प्रोसेस को लिथिफिकेशन कहते हैं। ओके, soil layers will be deposited one by one, that is called lithification. In many sedimentary rocks, the layers of deposits retain their characteristics even after lithification. ये जो सॉइल है ना, ये सॉइल अपना रूप या अपने गुणधर्म नहीं बदलती है। जिस प्रकार की सॉइल यहाँ से आई है इस इग्नियस रॉक से, वो सॉइल वही सारे गुणधर्म लेके यहाँ पे रहती है। मतलब उसके जो कैरेक्टर्स है वो बदलते नहीं है। इग्नियस रॉक के ही कैरेक्टर कभी कभी सेडिमेंट्री रॉक में रहते हैं, कभी कभी, हर बार नहीं, है ना। लेकिन कुछ समय कभी कभी उसके कैरेक्टर बदल भी जाते हैं। यहाँ से जो सॉइल निकलेगी इग्नियस रॉक से, या फिर यहाँ से जो पत्थर निकलेंगे, उनका कैरेक्टर आगे जाके बदल भी सकता है ना। नंबर ऑफ लेयर्स आर वेरिंग थिकनेस इन सेडिमेंट्री रॉक्स लाइक सैंडस्टोन एंड शेल। देखो सेडिमेंट्री रॉक्स में लेयर्स बनते हैं अलग अलग थिकनेस के। किसी रॉक की थिकनेस ज्यादा होती है, देखिए मोटा रॉक है, किसी लेयर की थिकनेस पतली होती है, और कोई लेयर है उसकी थिकनेस पतली होती है। तो अलग अलग लेयर्स होते हैं और उसकी थिकनेस भी कम ज्यादा होती है। सैंडस्टोन हुआ, शेल हुआ, ये सेडिमेंट्री रॉक के प्रकार है। डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ फॉर्मेशन, वो सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनता है उसके ऊपर भी उसके तीन प्रकार बनते हैं। पहला है मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक, मैकेनिकली, जिसमें सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमोरेट, लाइमस्टोन, शेल, लॉस एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल। तो मैकेनिकली मतलब ये जो मैंने एग्जाम्पल नीचे बताया था, ये मैकेनिकल प्रोसेस है, ऑटोमेटिक। सनरेज की वजह से, रेनफॉल की वजह से यहाँ पे वेदरिंग होती है और ये वेदर्ड मटेरियल कहीं और जाके डिपॉजिट हो जाता है। ये हो गया मैकेनिकली। किसकी वजह से? रेनफॉल या सनरेज की वजह से, टेम्परेचर की वजह से। सनरेज मतलब टेम्परेचर। एक है ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, ऑर्गेनिकली, दैट इज गैसराइट, चॉक, लाइमस्टोन एंड कोल। देखिए जब ये एक एक लेयर बनते हैं ना, तो इसके अंदर कुछ डेड एनिमल्स भी दबते हैं, कुछ पेड़ पौधे इसके नीचे अंदर दब जाते हैं, जिसको हम फॉसिल कहते हैं। तो ये जो सेडिमेंट्री रॉक है जिसके अंदर कुछ पेड़ पौधे एनिमल दब जाते हैं, तो इसके अंदर से हमें कुछ ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक मिलते हैं। जैसे कोल के अंदर कार्बन की मात्रा होती है, ऑर्गेनिकली फॉर्म है। लाइमस्टोन है, ऑर्गेनिकली फॉर्म है। चॉक है ना। तो ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स हमें मिलते हैं। कुछ केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, उसमें चेट, लाइमस्टोन, देन हेलेट, पोटैश एक्सेट्रा। अब एक केमिकली सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनते हैं तो मैं आपको सिंपल चीज बता देता हूँ। जैसे ये जमीन है, इस जमीन के अंदर अगर हम मान ले कि लाइमस्टोन है, चूना, तो बारिश जब होती है तो इसके अंदर वाला चूना पिघल जाता है और बारिश के पानी के साथ कहीं और जाके इकट्ठा हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये बारिश का पानी जमा हो गया है ना। अब इस पानी के अंदर लाइमस्टोन है, पिघला हुआ है। लेकिन जब इवेपोरेशन होगा, सनरेज आएंगे, तो इवेपोरेशन में क्या होगा? पानी इवेपोरेट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? चूना। तो ये चूना पिघल गया यहाँ से, है ना। पोटैश अगर है तो पोटैश यहाँ से पिघल जाएगा और यहाँ आके पानी में जमा हो जाएगा, और जब इवेपोरेशन हो जाएगा तो नीचे पोटैश बचेगा। तो केमिकली प्रोसेस के द्वारा बनने वाला सेडिमेंट्री रॉक, है ना। ये देखिए सेडिमेंट्री रॉक के तीनों प्रकार, केमिकल प्रोसेस से बनने वाले। पहले इसकी बात कर लेते हैं। केमिकली सेडिमेंट्री रॉक, डिसॉल्व्ड मिनरल्स लेफ्ट बिहाइंड व्हेन वाटर इवेपोरेट। जैसे जिप्सम है, हेलाइट है। किसी जमीन में, अगर ये जमीन हम मान ले ऐसे, है ना, इस जमीन के अंदर अगर यहाँ पे जिप्सम है, बारिश हुई तो बारिश के पानी में क्या होगा? ये जिप्सम पिघल जाएगा। पिघलने के साथ ये जिप्सम पानी के साथ यहाँ आएगा नीचे, और यहाँ उसका पानी के साथ जिप्सम यहाँ बना रहेगा। लेकिन जब इवेपोरेशन होगा तो ये पानी यहाँ से इवेपोरेट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? सिर्फ जिप्सम। तो जिप्सम इस तरह से डिसॉल्व होके कहीं और जाके रॉक तैयार हो जाता है। ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ये देखिए एंथ्रासाइट कोल है या चॉक है। ये जो सेडिमेंट्री रॉक बनता है ना, ये डेड एनिमल्स या फिर पेड़ पौधे, ये जो दब जाते हैं एक एक लेयर्स के अंदर, इन लेयर्स के अंदर दब जाते हैं, तब जाके ये सेडिमेंट्री रॉक बनता है। और ये डेप्थ के अनुसार होते हैं। जितनी ज्यादा डेप्थ में ये सेडिमेंट्री रॉक रहेगा, मतलब कोल रहेगा, उसमें कार्बन उतना ज्यादा रहेगा। जितनी ज्यादा डेप्थ में रहेगा उतना उसमें मॉइस्चर कम रहेगा। और तीसरा होता है क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक, जिसको हमने मैकेनिकली नाम दिया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि यहाँ पे इस जमीन पे जो सेडिमेंट्री रॉक है वो सनरेज की वजह से, हीट की वजह से, बारिश की वजह से टूटता है, और ये बारिश के पानी की वजह से मूवमेंट करके यहाँ जाके एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर उसके बन जाते हैं। तो ये मैकेनिकली बनने वाला सेडिमेंट्री रॉक, जिसमें शेल है,
सैंडस्टोन है, और ब्रेसिया है, और कॉन्ग्लोमोरेट है। ये देखिए सारे प्रकार आपको सेडिमेंट्री रॉक के मिल जाएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक, ये सबसे यूनिक रॉक है। मेटामॉर्फिक का अर्थ होता है रूप बदलने वाला। सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक कन्वर्ट होके मेटामॉर्फिक बन जाता है। तो यहाँ पे मेटामॉर्फिक का अर्थ अब हम देखते हैं। मेटामॉर्फिक मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म, रूप बदलने वाला। तो किसी भी पत्थर का रूप क्यों बदलता है? क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है ना, या टेम्परेचर की वजह से। अचानक किसी पत्थर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अचानक उसके ऊपर दबाव आ जाएगा, तो उसकी वजह से वो रॉक बदल जाता है और उसका रूप ही चेंज हो जाता है। पहले वो था कुछ, अब बन गया कुछ। तो इसको पीवीटी इफेक्ट कहते हैं, चेंजेस कहते हैं ना। मेटामॉर्फिज्म मतलब बदलना। मेटामॉर्फिज्म अकर्स when rocks are forced down to lower levels of tectonic processes। जब कोई पत्थर नीचे बहुत ही गहराई पे दब जाता है, जैसे ये जमीन है और इतनी नीचे ये पत्थर है, तो इस पत्थर के ऊपर इतनी जमीन का वजन है और टेम्परेचर भी है। When molten magma rising through the crust comes in contact with the crustal rocks, पहले तो ये बहुत नीचे है, इस वजह से भी इसका रूप बदल सकता है। दूसरा, कांटेक्ट में आने की वजह से, आगे बताता हूं। और द अंडरलेइंग रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू ग्रेट अमाउंट्स ऑफ प्रेशर बाय ओवरलेइंग रॉक्स। तो पहला देखिए, ये पत्थर के ऊपर बहुत सारा वजन है, ऊपर वाले पत्थर का, जिस वजह से इसका रूप बदल सकता है और ये दूसरा पत्थर बन जाएगा। दूसरा होता है कांटेक्ट, आगे पढ़ेंगे तो आगे भी बताऊंगा। इमेजिन करो कि यहाँ नीचे से मैग्मा लावा ऊपर जा रहा है, तो लावा तो बहुत गर्म होता है ना, तो इसके आजू बाजू के कांटेक्ट में जो जो पत्थर आएगा वो भी मेटामॉर्फिक बन जाएगा, मतलब उसका भी रूप बदल जाएगा। उसके अंदर जो क्रिस्टल्स है वो दोबारा तैयार होंगे, उसके अंदर जो दाने हैं क्रिस्टल्स वो दोबारा तैयार होंगे। मेटामॉर्फिज्म इज अ प्रोसेस बाय विच ऑलरेडी कंसोलिडेटेड रॉक, मेटामॉर्फिज्म मतलब क्या? ऑलरेडी वहां पे रॉक है, या तो सेडिमेंट्री होगा या तो इग्नियस होगा, या फिर खुद मेटामॉर्फिक होगा, क्योंकि मेटामॉर्फिक भी मेटामॉर्फिक हो जाता है बाद में, है ना। ऑलरेडी वहां पे कंसोलिडेटेड रॉक है। अंडरग्रो रीक्रिस्टलाइजेशन, अंडरगो वो कौन सी प्रोसेस से गुजरता है? रीक्रिस्टलाइजेशन या रीऑर्गेनाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन पहले ही हो चुका है, मतलब उसमें पहले ही दाने बन चुके हैं मिनरल्स के। अब दोबारा रिक्रिस्टलाइजेशन होगा, मतलब वो जो ऑलरेडी उसमें क्रिस्टल्स है उनका रूप बदलेगा। ऑलरेडी उसके अंदर दाने हैं, लेकिन उन दानों का रूप, उसके कैरेक्टर्स, उसके फिजिकल कैरेक्टर, कलर बदल सकता है, उसके केमिकल कंपोजिशन बदल सकते हैं, सब बदल सकता है। ओरिजिनल रॉक ही बदल जाएगा, उसको कहते हैं मेटामॉर्फिक, रूप बदल लेना, है ना। तो मेटामॉर्फिज्म का पहला प्रकार होता है डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। तो डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म बहुत सिंपल है, मैं आपको इमेज दिखा के बता देता हूँ, है ना। ये देखिए, जब दो प्लेट एक दूसरे से आगे कोलाइड होती है या क्रॉस करती है, हमने 9th में टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज पढ़ी है। दो प्लेट एक दूसरे के नजदीक आती है तो कन्वर्जन बाउंड्री, जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तो डाइवर्जन बाउंड्री, और जब दो प्लेट एक दूसरे को क्रॉस करती है तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो ऐसी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या हो जाता है, जहां पे ये दोनों प्लेट एक दूसरे को घर्षण, फ्रैक्शन क्रिएट करती है, एक दूसरे से टकराती है, इस एरिया में थोड़ा प्रेशर, थोड़ा टेम्परेचर बदलता है। इस फ्रिक्शन वाले एरिया में देखिए, ये उसका थोड़ा एरिया बड़ा करके दिखाया हुआ है। ये देखिए, ये फ्रैक्शन वाला एरिया, ये डार्क कलर जो दिखा है ये फ्रैक्शन वाला एरिया है, और यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं हो रहा है ना, घर्षण नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे पत्थर के जो, ये जो रॉक है ना ऐसा दिख रहा है, लेकिन फ्रैक्शन होने की वजह से टेम्परेचर बदल गया, और थोड़ा प्रेशर भी, और थोड़ा वॉल्यूम में भी अंतर आ गया, जिस वजह से पत्थर देखो ऐसा बन गया। माइलोनाइट हैज वेरी टाइनी ग्रेन्स, पहले बड़े पार्टिकल थे, अब बिल्कुल छोटे 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 पार्टिकल्स बन गए। तो पहले देखो पत्थर ऐसे दिखता था ये बड़े रूप में, लेकिन अब वो ऐसे दिख रहा है, लेकिन कौन से एरिया में? जिस एरिया में सिर्फ फ्रिक्शन हुआ है। तो इस प्रकार के रूप बदलने वाले पत्थर को डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। डायनेमिक मतलब जो स्टेबल नहीं है, मूवमेंट करने वाला। तो देखो ये प्लेट इधर गई और ये प्लेट इधर चली गई, तो ये मूवमेंट हुई ना एक प्रकार से, तो मूवमेंट की वजह से फ्रिक्शन हुआ, और फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर पत्थर का रूप बदल गया, ठीक है। पीछे आते तो इसको डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। इसमें क्या होता है? ब्रेकिंग, क्रशिंग, है ना, मैकेनिकल डिसरप्शन, वो दो प्लेट डिसरप्ट हो रही है ना, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिजिनल मिनरल, ओरिजिनल जो मिनरल्स है वो रीऑर्गेनाइज होते हैं, बदल जाते हैं उसके गुणधर्म सारे, इसको डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। याद रखना, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। अब अगला प्रकार आता है थर्मल मेटामॉर्फिज्म। थर्मल मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है? द मटेरियल ऑफ रॉक केमिकली अल्टर, केमिकल कंपोजिशन भी उसके बदल जाते हैं। थर्मल मेटामॉर्फिज्म में जो एक मेन प्रकार आता है जिसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, इसको हम थर्मल भी बोल सकते हैं, कॉन्टैक्ट भी बोल सकते हैं, ओके। तो कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म कैसे होता है मैं आपको इमेज में दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस इमेज में, ये जो सेकंड नंबर की इमेज है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर
2 कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। ओके, तो ये देखिए नीचे से लावा जब ऊपर जाता है, ये लावा ऊपर जा रहा है ना, ये लावा जब ऊपर जाता है तो उसके पड़ोस में आजू बाजू में जो पत्थर है उनको टकराते हुए जाएगा। तो लावा का टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा होता है ना, तो आजू बाजू में जो पत्थर है उनको अगर वो टकराते हुए जाएगा, उनके साथ उसका कॉम्बिनेशन या कनेक्शन होगा, तो आजू बाजू के पत्थरों का भी मेटामॉर्फिज्म हो जाता है इस लावा के कांटेक्ट में आके, है ना। इसलिए इसको कहते हैं कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म। देखिए पीछे नाम है अपन ने रखा हुआ कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म, लावा के कांटेक्ट में आ गए। इस लावा के कांटेक्ट में आने की वजह से इनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो अचानक उसमें केमिकल चेंजेस आ जाएंगे, है ना। तो इसको कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म कहते हैं और इसमें मेन रोल होता है हीट, टेम्परेचर। ओके, तो ये हो जाता है अपना कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म। इसमें भी रॉक्स का रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, उसके अंदर जो दाने हैं उनका रूप ही बदल जाता है, और मेन कारण क्या है, टेम्परेचर। अगला जो मेटामॉर्फिज्म है उसको रीजनल मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। रीजनल मेटामॉर्फिज्म के लिए भी हम फिगर देख लेते हैं। ये देखिए जब भी दो प्लेट टकराती है, हमने कन्वर्जेंट प्लेट की अभी बात की थी, जब भी दो प्लेट टकराती है, जैसे हिमालय का अगर नाम लेंगे तो हिमालय दो प्लेट्स के टकराने की वजह से बना हुआ है, एक है यूरेशियन प्लेट और नीचे है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इस तरह से ये दो प्लेट एक दूसरे को टकराई, और टकराने की वजह से यहाँ पे बीच में प्रेशर तैयार हुआ, इधर से भी और इधर से भी दबाव। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये इधर से एक प्लेट और इधर से एक प्लेट, ये दोनों प्लेट टकराई। जब माउंटेन बनने की प्रोसेस होती है ना, माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, तब यहाँ पे ये दोनों तरफ से जब दबाव बढ़ता है, तो दबाव बढ़ने की वजह से यहाँ पे पत्थर ऐसा ऊपर नीचे वाला रूप ले लेते हैं। ये देखिए ऐसे दोनों तरफ से दबाव बढ़ रहा है ना, ये ऐसे, तो यहाँ पर पत्थरों के अंदर आपको ऐसी लाइंस दिखाई देगी। मैं आपको फोटो में दिखा देता हूँ, मेरे पास फोटोग्राफ है जिसमें ये देखिए यहाँ पे इस पत्थर के अंदर नीस, इस नीस के अंदर आपको ये देखिए ऐसे लेयर्स दिख रहे हैं, इस तरह की लाइनिंग दिख रही है। ये क्यों बनी है, क्योंकि एक और इमेज है, ये देखिए यहाँ पे नीस की ये एक और इमेज है, इसमें इस तरह से ये लाइनिंग क्यों पड़ गई ऐसे, इसका कारण है कि ये दोनों तरफ से जो दबाव आया है, इस दबाव की वजह से, प्रेशर की वजह से यहाँ पे जो पत्थर है इस एरिया में, इस पत्थर का रूप ही बदल गया। तो ये कन्वर्जेंट बाउंड्री की वजह से इसका रूप बदल जाता है, इसको हम कहते हैं रीजनल मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, वापस पीछे आ जाते हैं, तो ये अपना बन जाता है रीजनल मेटामॉर्फिज्म। इसमें मेन रोल क्या, किसका मेन रोल है, प्रेशर, और कांटेक्ट में मेन रोल किसका है, टेम्परेचर, और डायनेमिक में मेन रोल किसका है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, एक दूसरे से दूर जाना, फ्रिक्शन हो जाना, है ना। तो ये चीजें यहाँ पे काम आ जाती है। ये देखिए एक ही फिगर में तीनों मेटामॉर्फिज्म दिए हुए हैं। पहले तो रीजनल मेटामॉर्फिज्म, ये देखो रीजनल में यहाँ पे इधर से भी और इधर से भी दोनों प्लेट टकराएगी। यहाँ पे ऊपर देखिए माउंटेन बन रहा है, तो माउंटेन बनने की वजह से यहाँ पे प्रेशर आएगा, और प्रेशर की वजह से मेटामॉर्फिज्म। ये देखिए प्रेशर प्लस थोड़ी हीट, और दोनों तरफ से दबाव आएगा यहाँ पे बीच में, स्ट्रेस। ठीक है, कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म की बात करते हैं। देखिए लावा ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो जिसके आजू बाजू के पत्थरों से उसका कांटेक्ट आएगा, तो इसमें हीट का मेन रोल होता है। ठीक है, और डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म, ये देखिए ये प्लेट इधर जा रही है और ये प्लेट इधर जा रही है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री यहाँ पर, ये देखिए ट्रांसफॉर्म, तो ट्रांसफॉर्म की वजह से फॉल्ट तैयार होता है और प्रेशर भी आता है थोड़ा। ये देखिए स्ट्रेस, ऐसे फ्रिक्शन तैयार होता है, एक प्लेट इधर जा रही है और एक प्लेट इधर जा रही है, ये बीच में फ्रिक्शन तैयार होता है, और यहाँ पे जो पर्टिकुलर क्रिस्टल्स है उनका रूप ही बदल जाता है। आजू बाजू का रॉक सेम रहता है, ये बीच वाला ही रॉक बदल जाता है। तो इस तरह से रॉक का रूप बदल जाता है, जैसे लाइमस्टोन से सीधे मार्बल बन जाता है, ये पत्थरों के प्रकार है। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म, है ना। आगे और पढ़ लेते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म, in some rock grains or minerals get arranged in layers or lines, फॉलेशन और लिनिएशन। मेटामॉर्फिज्म में कभी कभी क्या होता है, लाइंस भी बन जाती है, हमने फोटो में दिखा है आपको। आगे देखते हैं, नेक्स्ट इमेज में दिख लेते हैं। ये देखिए फॉलेशन, ये इसमें अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे लाइंस मिलेगी, तो ये लाइंस जो होती है ना, इनको फॉलेशन या लिनिएशन कहते हैं, है ना। ये मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस में इस तरह की लाइंस बन जाती है। ठीक है, क्योंकि वो सारे मिनरल्स एक एक लाइन में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। समटाइम्स मिनरल्स और मटेरियल्स of different groups are arranged into alternating thin or thick layers appearing in light and dark shade. Bending and rocks displaying bending are called banded rocks. कभी कभी क्या होता है, ये तो लाइंस की हमने बात की अभी ना, ये तो सिर्फ पतली पतली लाइंस होती है, कभी कभी लेयर बन जाते हैं पूरे के पूरे ऐसे लेयर, कुछ मोटे लेयर कुछ पतले लेयर। तो जब लाइन बनती है तो फॉलेशन कहते हैं, और लेयर बन गए तो उसको कहेंगे बैंडिंग, बैंड।
अलग अलग कलर के बैंड बन जाते हैं, या फिर उसको कहेंगे बैंडेड रॉक, फोटो में देख लेते हैं। तो इसी में फॉलेशन में ही हमें बैंड्स मिलेंगे। ये इसके नीस के अंदर हमें अलग अलग बैंड्स मिल जाएंगे। ये देखिए इसके अंदर भी अलग अलग थोड़े लेयर्स या बैंड्स दिख रहे हैं, बैंडेड रॉक बैंड। ये देखिए यहाँ पे स्लेट में हमें, ये देखिए ये पतला बैंड है, ये दूसरा बैंड, ये बैंड, बैंड मतलब पट्टी। ये इसमें भी नीस में देखो आपको पट्टियां दिखाई दे रही है। तो सिर्फ लाइन अगर है, सिंपल लाइन, ये देखिए इसमें कोई लाइन दिख रही है क्या? इसमें लाइन दिख रही है, ब्लैक कलर की हो सकती है। तो जहां पे लाइन से सिर्फ, तो लाइन वाले पार्ट को हम कहेंगे फॉलेशन। लेकिन अगर पूरा का पूरा बेल्ट है तो उसको कहेंगे बेंडिंग, और जिस रॉक में है उस रॉक को कहेंगे बेंडेड रॉक। ओके, टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स डिपेंड अपॉन ओरिजिनल रॉक दैट वर सब्जेक्टेड टू मेटामॉर्फिज्म। ओरिजिनल रॉक अगर इग्नियस है तो उससे बनने वाला रॉक अलग रहेगा। ओरिजिनल रॉक अगर सेडिमेंट्री है तो उससे बनने वाला रॉक अलग रहेगा। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। मेटामॉर्फिक रॉक दो प्रकार के होते हैं, एक फॉलिएटेड, नॉन फॉलिएटेड। एक में लेयर, जिसमें लेयर है, और दूसरे में लेयर नहीं है। ये देखिए फॉलिएटेड जिसमें लेयर है, नॉन फॉलिएटेड जिसमें लेयर्स नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। निसॉइड, ग्रेनाइट, सेनाइट, स्लेट, शिस्ट, मार्बल, क्वार्ट्जाइट, ये कुछ मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जांपल है। अब यहाँ पे मैंने मेटामॉर्फिक रॉक की एक लिस्ट बनाई है कि कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक सेडिमेंट्री से बनता है और कौन सा इग्नियस से बनता है। तो देखो, लाइमस्टोन से मार्बल, डोलोमाइट से भी मार्बल, सैंडस्टोन से क्वार्ट्जाइट, शेल से स्लेट, स्लेट से फिलाइट या शिस्ट, कोल, कोल से देखो क्या बनते हैं, डायमंड या ग्रेफाइट, है ना। इग्नियस रॉक देखो ग्रेनाइट, इग्नियस है, इग्नियस से बनने वाला है नीस, है ना। तो ये मेटामॉर्फिक के, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक बनने वाला, या फिर मेटामॉर्फिक से मेटामॉर्फिक। ये देखिए स्लेट ऑलरेडी एक मेटामॉर्फिक रॉक है ना। ये देखिए स्लेट बना था शेल से, तो स्लेट से फिर आगे बनता है शिस्ट। ये और फोटोग्राफ से आप देख सकते हो जिसमें अलग अलग प्रकार के मेटामॉर्फिक रॉक मैंने दिखाए हैं। अब अगला आता है रॉक साइकिल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। रॉक साइकिल को मैं आपको इस फिगर में दिखा देता हूँ। ये बुक की इमेज है और ये दूसरी जो मैंने कलेक्ट की है। सबसे पहले हम इग्नियस रॉक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बनता है, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक किससे बनता है, लावा या मैग्मा से। ये देखिए मैग्मा ऊपर आएगा, ठंडा होगा, इग्नियस रॉक बन जाएगा। लेकिन इग्नियस रॉक के टूटने के बाद उससे कौन सा रॉक बनता है, सेडिमेंट्री, है ना। सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर अगर टेम्परेचर और हीट, सॉरी पहले उससे सेडिमेंट बनता है, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक बनता है ना। देखो प्रोसेस देखो, सबसे पहले इग्नियस रॉक बनेगा। इग्नियस रॉक किससे बनेगा, लावा या मैग्मा से। वो मैग्मा ठंडा हो जाएगा, इग्नियस रॉक बनेगा। इग्नियस रॉक टूटेगा, वेदरिंग प्रोसेस, टेम्परेचर और रेनफॉल की वजह से। इग्नियस रॉक से क्या बनेगा, सेडिमेंट, मतलब छोटे छोटे टुकड़े। ये सेडिमेंट आगे जाके सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाएंगे अलग अलग लेयर्स में। तो देखो इग्नियस रॉक से कौन सा रॉक बन गया, सेडिमेंट्री रॉक। फिर सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर आएगा। हमने अभी वो मेटामॉर्फिज्म पढ़ा ना, तो सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर बहुत सारा हीट और प्रेशर आएगा और सेडिमेंट्री क्या बन जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक के लिए हम एक और एरो यहां बना सकते हैं। सेडिमेंट्री रॉक डायरेक्ट पिघल के लावा भी बन सकता है ना, या फिर सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक भी बन सकता है। अब देखो हम इग्नियस से स्टार्ट करे थे, इग्नियस से हम सेडिमेंट बने, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक बन गए, सेडिमेंट्री रॉक में हीट और प्रेशर आया तो हम मेटामॉर्फिक रॉक बन गए। ठीक है, अब मेटामॉर्फिक रॉक भी अगर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो वो भी पिघलेगा और वो भी मैग्मा बन जाएगा। तो मैग्मा किस चीज का बन सकता है, या तो मेटामॉर्फिक रॉक का भी मैग्मा बन सकता है, या फिर सेडिमेंट्री रॉक भी डायरेक्ट गर्म होके मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा और मैग्मा वापस इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो साइकिल पूरा हो गया। ठीक है, अब इग्नियस रॉक सेडिमेंट में कन्वर्ट होता है और सेडिमेंट से सेडिमेंट्री बनता है, लेकिन इग्नियस रॉक से भी मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है। ज्यादा हीट और प्रेशर आया, टेम्परेचर बढ़ गया, कांटेक्ट में आया, तो ये भी मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। हमने पीछे वाले पेज पे पढ़ा ना अभी कि मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनते हैं, तो इग्नियस रॉक भी मेटामॉर्फिक रॉक बनता है, फिर मेटामॉर्फिक रॉक पिघल के वापस इग्नियस रॉक बन सकता है। तो ये भी एक साइकिल यहाँ पे पूरा हो सकता है। ठीक है, अब मेटामॉर्फिक रॉक जो है, मेटामॉर्फिक रॉक भी वेदरिंग होके, मेटामॉर्फिक रॉक के ऊपर भी अगर बारिश होती है तो इसके भी टुकड़े हो जाएंगे। और मेटामॉर्फिक रॉक देखो ये एरो इधर जा रहा है, तो मेटामॉर्फिक रॉक भी सेडिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और सेडिमेंट से आगे जाके सेडिमेंट्री। तो ये पूरा साइकिल हमें पता चलता है। तो सबसे पहले इस फिगर में भी देख लेते हैं। ये देखिए इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक से सेडिमेंट बनेगा, टुकड़े बनेंगे, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक, है ना। सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक से मैग्मा, और मैग्मा से वापस इग्नियस रॉक। या फिर इग्नियस रॉक से डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक भी बनेगा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से।
और वापस मेटामॉर्फिक रॉक मैग्मा से वापस इग्नियस बन जाएगा। ठीक है, अब सेडिमेंट्री रॉक तक आ गए हम। तो सेडिमेंट्री रॉक या तो मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट होगा या तो डायरेक्ट ऊपर से मेल्ट होके मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एरो से हम समझ सकते हैं कि कहां से कहां कौन जा सकता है। कभी कभी सेडिमेंट्री रॉक भी खुद टूट के सेडिमेंट बन के वापस सेडिमेंट्री बन जाता है। तो ये भी एक साइकिल यहाँ पे पूरा हो रहा है। तो ढेर सारे साइकिल दिख रहे हैं ना। ये देखिए इग्नियस का एक रॉक यहाँ जा रहा है एरो, फिर ये एरो मैग्मा में आ रहा है और मैग्मा से वापस इग्नियस में आ रहा है। तो इस प्रकार से रॉक साइकिल हमारा तैयार हो जाता है। ये मैंने रॉक साइकिल के बारे में सारा एक्सप्लेनेशन आपको दे के रखा है कि रॉक्स जो होते हैं वो हमेशा एक रूप में कभी भी बने नहीं रहते, उनका रूप बदलता रहता है, ट्रांसफॉर्म होता रहता है। और जब उनका रूप बदलता है तो उसको रॉक साइकिल कहते हैं, है ना। तो ये रॉक साइकिल हमेशा बदलते रहते हैं, ओल्ड रॉक से न्यू रॉक बनता रहता है। सबसे पहला रॉक है इग्नियस रॉक, पहले तो यही बनता है। इग्नियस रॉक से फिर आगे सेडिमेंट्री रॉक बनता है या तो मेटामॉर्फिक। तो इग्नियस से डायरेक्ट सेडिमेंट्री हो सकता है या इग्नियस से मेटामॉर्फिक भी बन सकता है। ठीक है, इस इग्नियस रॉक्स कैन बी चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। अभी मैंने बताया इग्नियस से या तो सेडिमेंट्री बनेगा टुकड़े टुकड़े होके, या तो टेम्परेचर और हीट की वजह से मेटामॉर्फिक बन जाएगा, है ना। द फ्रेगमेंट्स डिराइव्ड आउट ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म इनटू सेडिमेंट्री। अब सेडिमेंट्री रॉक जो है वो मेटामॉर्फिक से भी बन सकता है, इग्नियस से भी बन सकता है। ये देखिए पीछे वाली इमेज में ये सेडिमेंट्री रॉक है। तो ये सेडिमेंट्री रॉक देखो, ये एरो इधर जा रहा है सेडिमेंट की तरफ, मतलब मेटामॉर्फिक रॉक भी सेडिमेंट बन सकता है और सेडिमेंट से सेडिमेंट्री। इग्नियस रॉक भी सेडिमेंट्री बन सकता है। तो ये अलग अलग प्रकार से बन सकते हैं। सेडिमेंट्री रॉक जो होता है themselves कैन टर्न इनटू फ्रेगमेंट्स। सेडिमेंट्री रॉक खुद सेडिमेंट्री में कन्वर्ट हो सकता है। सेडिमेंट्री रॉक खुद सेडिमेंट्री में भी कन्वर्ट हो सकता है, मतलब उसके खुद के टुकड़े होंगे और खुद के लेयर बन के वापस खुद सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगा, है ना। क्रिस्टल रॉक, अब तीन प्रकार के रॉक है अपने, इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक। वंस फॉर्म में बी कैरिड डाउन इनटू मेंटल थ्रू सबडक्शन प्रोसेस। एक बार पत्थर बन गया तो ये पत्थर बनने के बाद वापस जमीन के नीचे धंसता है। मैं आगे बताता हूँ आपको इमेज में। द सेम मेल्ट डाउन ड्यू टू इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। देखिए नेक्स्ट इमेज में ये है सबडक्शन जोन। ये देखिए ये एक प्लेट है, लिथोस्फेरिक प्लेट जो पानी के नीचे है, ओशन के नीचे। तो क्या होता है, ये देखिए ये जमीन की प्लेट है ना। ये और ये दोनों प्लेट यहाँ पे टकराती है, टकराने की वजह से इसका भी थोड़ा मटेरियल नीचे जाता है और ये प्लेट तो नीचे जा ही रही है। ये नीचे जाना मतलब सबडक्शन। तो जब ये ओशनिक प्लेट नीचे जाती है और थोड़ी कॉन्टिनेंटल प्लेट के टुकड़े टुकड़े भी होते हैं और वो भी नीचे जाते हैं, नीचे जाने के बाद टेम्परेचर बढ़ता है और वो पिघलती है प्लेट, वो पत्थर पिघलता है। ये तीनों की तीनों जो रॉक है ना कभी नीचे जाती है सबडक्शन प्रोसेस में। इग्नियस हो, मेटामॉर्फिक हो, सेडिमेंट्री हो, यहाँ पे उसके टुकड़े थोड़े थोड़े नीचे जाते हैं, नीचे गए पिघलेंगे और लावा बन के वापस ऊपर आएगा, फिर रॉक बन जाएगा, फिर सबडक्शन के थ्रू नीचे जाएगा, नीचे जाके पिघलेगा, लावा बनेगा, फिर ऊपर आएगा, फिर इग्नियस रॉक बनेगा, इग्नियस से सेडिमेंट्री बनेगा, इग्नियस से मेटामॉर्फिक बनेगा, फिर सबडक्शन में नीचे जाएगा, फिर लावा बनेगा, फिर ऊपर आएगा। तो ये प्रोसेस चलती रहती है सबडक्शन प्रोसेस में। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और ये जो वीडियो हमने पढ़ा ये आप अच्छी तरह से देख लीजिए, जिसमें आपकी सारी की सारी कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगी। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।